नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे आप सभी को पता ही है कि एक लेटेस्ट पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। बीपीसीसी 133 आपके सामने सब्जेक्ट कोड है और इसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने दिसंबर 2023 का पेपर। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अब डायरेक्ट आप बैठेंगे जून 2024 एग्जाम में। और जून 2024 एग्जाम में यदि आप बैठना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखनी होगी कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। उन्हीं को टारगेट करके हम एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, नॉर्मली 3 स्टेप्स में आपको तैयारी यहाँ पर करनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है क्लासेस लेके, है ना। उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी या तो गेस्ट पेपर ले लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, पेड नोट्स ले लीजिए, है ना। और इसके अलावा यदि आपके पास इन दोनों चीज़ों का बजट नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। सब्जेक्ट का नाम आपको पता चल ही गया होगा, मनोवैज्ञानिक विकार की बात हो रही है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 2 घंटे का मात्र आपका ये पेपर होगा। इस पेपर की खास बात क्या है इसको समझिए, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। इससे पहले अभी तक इग्नू का कोई भी पेपर नहीं हुआ है, यानी इसके बाद आप कह सकते हैं दिसंबर के बाद अब डायरेक्ट आप बैठने वाले जून 2024 एग्जाम में। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इस बार हो गई है इग्नू के एग्जाम में। कारण क्या है, आप देखिए जैसे ही सीयूईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है तो तुरंत ही लोग किसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए, इग्नू की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए, ओपन से ग्रेजुएशन को करने लगे। तो आप देखेंगे जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा वही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वही बार बार आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मात्र 300 शब्दों में देना है। साइकोलॉजी के इसी पेपर में ऐसा होता है, वरना नॉर्मली 400 शब्दों की बात होती है। हर क्वेश्चन 300 शब्दों में, हर क्वेश्चन के अंक यहाँ पर आपको समान मिलेंगे। प्रश्न आपको 5 ही करने होते हैं, ये बात आपको पहले से पता होगी। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं। मात्र 300 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्योंकि जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात हो रही तो ज़्यादातर आपको विकार से संबंधित ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यदि आप देख पाए यहाँ पर, तो मानसिक विकार के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यानी जितने प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। क्वेश्चन समझ पाए आप, क्योंकि मनोविज्ञान जो विकार होते हैं इनका मूल्यांकन कई तरीके से किया जाता है, इनका इवैल्यूएशन कई तरीके से किया जाता है कि व्यक्ति के अंदर कौन से प्रकार का मनोवैज्ञानिक विकार देखने के लिए मिलता है ना। उसे हम कैसे, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पिक्चर देखी होगी, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अपरिचित पिक्चर देखी होगी, तो उसमें आपको दिखाई देगा एमपीडी था उस व्यक्ति के अंदर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसके अंदर था। कभी वो अपरिचित बन जाता था, कभी वो रैमो बन जाता था और कभी अम्बी बन जाता था। तो ये क्या है, एक मानसिक विकार था। इसका मूल्यांकन करने के कई तरीके हो सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि इसके मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, आतंक विकार, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में छप चुका, रिपीटेड क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा। आतंक विकार क्या होता है, इसके कारण बताने हैं आपको, इतना ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है इस क्वेश्चन को, केवल और केवल इसके क्या बताने, कारण। आतंक विकार जैसे कि आप सभी को पता ही है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता, आतंक मचाता है ना, इस लाइक उसका व्यवहार हो जाता है आतंकी वाला। ठीक, तो ये चीज़ है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, इसको कॉन्सेप्ट क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में सामान्यकृत चिंता विकार, है ना। सामान्यकृत चिंता विकार क्या होता है, एक प्रकार का विकार है। इसके बारे में आपको क्या बताना है कि विकास में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, आपको ये बताना है किस तरीके से संज्ञानात्मक जो हमारा कोग्निटिव आप कह सकते हैं डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से इसमें क्या रहता है, भूमिका निभाता है सामान्यकृत चिंता विकार। कुल मिलाकर आपको इसी के ऊपर एक अच्छी सी समरी लिख लेनी है, इस विकार के ऊपर एक अच्छी सी समरी तैयार कीजिए। जितने भी साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक समरी आपको यहाँ पर तैयार करनी, वही यहाँ पर काम आएगी। साथ साथ आप देखेंगे मनोविदलता का डायथेसिस प्रतिबल मॉडल, है ना। ये मनोविदलता जो होती है दोस्तों, ये एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है, और इसका कौन सा मॉडल आपसे पूछा गया है, ये मॉडल आपसे यहाँ पर पूछा गया है ना, डायथेसिस प्रतिबल मॉडल। अव्यवस्थित वाक क्या होता है, अव्यवस्थित वाक आपको पता ही होगा, है ना। वाक से संबंधित एक विकार जिसमें आप बोलना तो कुछ चाहते हैं लेकिन वो क्लियरली आप बोल नहीं पाते, सामने वाले को क्लियरली समझा नहीं पाते, उसे हम अव्यवस्थित वाक भी कहते हैं। चलिए, तो एक भाग हमारा कंप्लीट, बात करते हैं भाग सेकंड की। एक ध्रुवीय मनोदशा विकार, ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, विकार है। इसके कौन से फैक्टर आपको बताने हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर यानी जैविक कारक आपको बताने हैं, है ना। व्यक्ति के जन्म से संबंधित भी आप कह सकते हैं, या फिर बॉडी से संबंधित या बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो भी कारण बनते हैं, कौन से विकार के, मनोदशा विकार के, वो आपको यहाँ पर बता देने हैं, है ना। फिर आता है आपका स्थिर व्यामोही और इसके साथ साथ मनोविदलनाभ व्यक्तित्व विकार। 2 प्रकार के विकार आपसे यहाँ पर पूछे गए, एक ये वाला विकार आपसे पूछा गया और दूसरा वाला विकार, इसलिए इस क्वेश्चन को 5-5 नंबर में डिवाइड किया गया है। साथ साथ आता है बीमारी चिंता विकार के नदानिक स्वरूप का
वर्णन कीजिए। निदानिक होगा दोस्तों, नदानिक नहीं होगा, निदानिक स्वरूप, यानी कि बीमारी चिंता विकार जो होता है दोस्तों, आपको पता है जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। अगर एक समय तक व्यक्ति बीमार रहे, है ना, और वो ठीक ही ना हो पा रहा हो, तो वो अपने स्वास्थ्य को लेकर इतना ज़्यादा चिंता में आ जाता है कि वो और ज़्यादा बीमार पड़ता है। यही कारण है कि डॉक्टर नॉर्मली ये कहते पाए जाते हैं कि आपको इस बीमारी को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। तो उसे बीमारी चिंता विकार कहते हैं। इसका निदान किस प्रकार किया जाता है, यानी कैसे पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति को बीमारी चिंता विकार है, साथ साथ इसके कारण भी आपको बताने क्यों इस बीमारी होती है, यानी ये भी बताना है कैसे इसे पहचाना जाता है और क्यों ये बीमारी होती है, दोनों ही कारण आपको बताने हैं। क्लियर। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन जो आपको पेपर में दिखाई देगा, बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करना है ना। ये जो आपकी है इनकैपेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल इनकैपेबिलिटी भी आप इसे कह सकते हैं। इसकी श्रेणियों का वर्णन करना है, कौन कौन सी श्रेणियां हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को डिवीजन समझिए। बौद्धिक अक्षमता को अगर परिभाषित करना है तो कितने नंबर में, मात्र 3 नंबर में। लेकिन यदि इसकी श्रेणियां बतानी है कितने प्रकार की बौद्धिक अक्षमताएं होती हैं, तो आप कहेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन। बड़ा वाला क्वेश्चन का पार्ट कौन सा हुआ, सेकंड वाला। छोटा में भले ही ना आता हो, लेकिन हमें इसकी श्रेणियां जरूर पता होनी चाहिए। और ये सारी ही श्रेणियां हम आपको कहाँ कराएंगे दोस्तों, मैं आपकी कमेंट्स भी पढ़ पा रहा हूँ। जितनी भी श्रेणियां हैं हम इनको पढ़ेंगे, और इन श्रेणियों को हम कहाँ देखेंगे, इन श्रेणियों को हम तब पढ़ेंगे जब हम कॉन्सेप्ट क्लास लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लास जल्द ही स्टार्ट होंगी। एग्जाम तक, जून 2024 के एग्जाम तक हम हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको कंप्लीट करा के देंगे, उसकी गारंटी लेते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के साथ, BPCC 134। धन्यवाद दोस्तों।